भी किया था ना, वो भी देखा था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अधिकार क्षेत्र को लेकर फिर बड़ा विवाद। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर उपराज्यपाल का ऐतराज। दिल्ली सरकार पर अनुमति न लेने का आरोप। गिलगित बल्तिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव पर भारत का सख्त विरोध। बताया अभिन्न हिस्सा। कहा पाकिस्तान के अवैध कब्जे को सही ठहराने की चाल। आरबीआई की पहल का हुआ असर। एसबीआई इलाहाबाद बैंक ने कम की ब्याज दरें। रेपो रेट में इस साल तीसरी बार कटौती। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सामान्य से 12% कम होगी बारिश। मौसम विभाग ने घटाया अनुमान। अल नीनो के असर से 93 की बजाय 88% बारिश की संभावना। और सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का सूडान ने किया समर्थन। कहा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत को मिले जगह। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया भरोसा। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली में अधिकार क्षेत्र को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। ताजा विवाद एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 5 पुलिस अधिकारियों की तैनाती का है। दिल्ली सरकार ने इसे क्षेत्राधिकार में बताया है, तो उपराज्यपाल ने कहा कि एसीबी में नियुक्ति से पहले उनकी मंजूरी बेहद जरूरी थी। और इस विवाद के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बिहार पुलिस के 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी में शामिल किया है। लेकिन विवाद इस बात पर पैदा हो गया है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से इजाजत ली जानी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अपना अधिकार क्षेत्र बताया है। सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया हर चीज को। कभी वो एलजी साहब से कहलवाती हैं कि ऑफिसर उनके अंडर में आएंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब से कहलवाती है कि एसीबी उनके अंडर में आएगी, पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी वही करेंगे एसीबी में। तो ये तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। एलजी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसीबी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण और देखरेख में काम करती है। इस बात को गृह मंत्रालय की ओर से हाल में जारी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट कर दिया गया है। एलजी ने कहा कि बिहार के पुलिस अधिकारियों को एसीबी में रखे जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भी नहीं मिला है। इस विवाद के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। जानकारों का भी कहना है कि पुलिस की नियुक्तियों और तबादलों से जुड़ी फाइलों पर उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है राइटिंग में कि यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और दानिप्स जो है एक दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सर्विस, ये जिसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस आते हैं, ये सिर्फ एलजी साहब जो होम मिनिस्ट्री के डेलीगेट ही है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस ताजा विवाद ने विपक्षी दलों को एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। वो पहले अपनी पार्टी के अंदर जंग करते हैं, फिर नजीब जंग से जंग करते हैं, फिर राजनाथ जी से जंग करते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ जंग करते हैं। अब कितनों से जंग करेंगे? काम करना है। हाँ, अपने पदाधिकारियों से जंग करते हैं, उनके कमरे को लॉक कर देते हैं, तो काम करना चाहिए। केजरीवाल साहब कोई भी कानून नहीं मानना चाहते और जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने, पहली बार बने, दोबारा बने, तो सारे काम वो कर रहे हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते, या मुझे लगता है भटका रहे हैं सबको। अफसरों की नियुक्तियों और तबादलों पर अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र पहले ही आमने सामने है। उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उपराज्यपाल दिल्ली में संविधान के मुताबिक काम करने की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार इसे संविधान का उल्लंघन करार दे रही है। अधिकारों की जंग में दोनों इस कदर लड़ रहे हैं कि मानो दिल्ली में और कोई मुद्दा ही नहीं। लेकिन अधिकारों की इस जंग में दिल्ली वाले और सिर्फ अधिकारी ही पिसते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस ताजा विवाद पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
विवादों का मैं कहूं कि सिलसिला थम नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद जब कोर्ट की ओर से जो एक लिया गया संज्ञान, उसके बाद शायद कुछ एक सीमा रेखा खींच दी गई है, लेकिन एक बार फिर से एसीबी में नियुक्ति के लिए यूपी और बिहार के अधिकारियों की नियुक्ति का मसला है। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, दिल्ली जैसे उसके लिए एक दुनिया की एक बड़ी कैपिटल अब हम जिसको अब मानते हैं, हम लोग कहते हैं भाई न्यूयॉर्क से तुलना करिए, शंघाई बीजिंग से करिए, ऐसी स्थिति में ये होना बड़ा एक तो नंबर 1 दुर्भाग्य है, क्योंकि बड़ी अपेक्षा के साथ इतने भारी बहुमत से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई थी। बाहर पब्लिक से भी बात करेंगे तो लोग अपेक्षाएं, बिजली, पानी, सड़क, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उसमें ये जो विवाद है ये बड़ा गंभीर है मुझे लगता है। मैंने जब दिल्ली कार्यकारी मतलब परिषद होती थी, जब विधानसभा भी नहीं थी, तब से हम लोग उसको कवर करते रहे हैं। मेयर, बल्कि मेयर होता था जब कभी ओबामा जैसा कोई राष्ट्रपति अमेरिका के आएंगे, चीन के आएंगे, तो मेयर ही सब कुछ सर्वेसर्वा होता था। इस स्थिति से आज इतने अधिकार मिले हैं, उस पर ये लड़ाई ये बड़ा खास करके नजीब जंग, वैसे आप टाइटल में कहते जंग है, मैं जंग इसलिए मानता कि नजीब जंग साहब की तरफ से कोई आरोप आ रहे हो या वो रोज इनको बुला करके हाजिर करवा रहे हो, देखिए वरना कहा जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुकंपा पर नियुक्ति होती है। आप देखिए पत्र में भी आप देखेंगे, और राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, कई पॉलिटिकल कोई गवर्नर होता तो अब हम लोग आप कह सकते थे बायस्ड है। नजीब जंग साहब को आप जैसे कितने पत्रकार या दूसरे ब्यूरोक्रेसी में लोग जानते हैं, रिटायर्ड लोग हों या वर्तमान हो, वो बड़े पुराने अफसर रहे हैं, और केजरीवाल जी तो खुद अफसर रहे। यदि वो दावा करते इनकम टैक्स में यदि वो अधिकारी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ज्यादा तालमेल अच्छा हो सकता था, हो सकता है तब वो राजनाथ जी को, मोदी जी को परेशानी में डाल सकते थे, उनसे मिलकर काम करते और कहते साहब देखिए भ्रष्टाचार रोकना है, 5 आदमी हम रखते हैं, आप इसकी हमें कर दीजिए। तो मैं नहीं समझता कि कोई राज्यपाल, कोई भी ऐसा, जो आपके पास भी कोई आता है और कहता है बहुत हम अच्छा इसको सफाई अच्छा यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप उसको धक्का देके बाहर निकालें। आप कहें अच्छा ठीक है, आपको मदद करिए। क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्री केजरीवाल या उनकी पार्टी दिल्ली को लेकर शायद संवाद या फिर आपसी सहमत के बजाय टकराहट के जरिए बढ़ना चाहती है आगे, तो उसका फिर नफा नुकसान किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो टकराव है ये दिल्ली की जनता के हितों की कीमत पर हो रहा है। ये ठीक है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और अच्छा यहाँ पर प्रशासन हो, पुलिस अच्छी ज्यादा हो, तो पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए दबाव बनाए। आप और हम भी उस पर समर्थक हो गए कि पुलिस की संख्या यदि कम है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, उनके एमएलए यदि कहीं एक्टिव होते हैं, उनके साथी एक्टिव होते हैं, पार्टी के लोग एक्टिव होते हैं, वो नहीं दिखाई देता। ये इस तरफ ले जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए या केंद्र में सत्ता, जो आपको याद है पिछली बार उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो केंद्र की सत्ता के लिए या राष्ट्रीय राजनीति में एक अपनी अहम भूमिका बनाने के लिए आप कहीं आप पांडिचेरी के किसी नेता का इस तरह से कोशिश देखते हैं? आप कहीं इवन गोवा में पर्रिकर साहब को भी अब वो दिल्ली आ गए और ना बहुत ज्यादा चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप कहते ठीक है गोवा एक राज्य है, अच्छा काम कर रहा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री काम करते हैं, कई विरोधी दल के नेता वहां पर मान लीजिए गवर्नर बन के गए या कोई ऐसे लोग बने, लेकिन कभी टकराव नहीं देखने को मिलता। तो मुझे लगता है ये पहली बार भारत की राजनीति में राजनीतिक और जिसको कहते हैं ऐसे हित जो महत्वाकांक्षा के हित हैं, ठीक है, एक या फिर कवोटा मालूम सुप्रीम कोर्ट कह दे, ऐसे कई विशेषज्ञों ने ये भी माना, उनके कुछ अधिकार को वो मान रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो आप और हम भी कहेंगे भाई अब तो राज्यपाल माने और सरकार माने, तो कोर्ट में भी फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और बिहार आप और हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार नीतीश जी ठीक है अभी राजनीति वहां चुनाव है, बताइए बिहार में सबसे ईमानदार अफसर है और दुनिया में दिल्ली में आपको 5 अफसर अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मैं यही समझना चाह रहा था कि दिल्ली में जबकि अधिकारियों की कमी नहीं है और किसी दूसरे राज्य से उस संस्था के लिए, एसीबी जैसी संस्था के लिए, तो क्या इससे एक गलत संदेश नहीं जाएगा या फिर दिल्ली के अधिकारियों और अफसरों पर भरोसा ही नहीं रहा केजरीवाल की हर सरकार को? देखिए यही है, देखिए आप सभी और मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन में, चूंकि मैं कम से कम 45 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, हम लोग इस बात की अपील करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पत्रकार किसी से प्रतिबद्ध न हो। एक बड़ी थ्योरी चली थी हमेशा, न्यूट्रल, इवन इमरजेंसी के समय पे प्रतिबद्ध हैं कि नहीं, लेकिन न्यूट्रल माना जाता है। आप कोई सरकार आए, अटल जी की सरकार आए कि गुजराल साहब की सरकार आई कि देवगौड़ा की आई, केंद्र में भी कितने दलों की सरकारें आई, मोरारजी भाई ने उन लोगों को भी रखा जो इंदिरा गांधी ने चाहे जेल में भेजा हो। तो लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि आप कहेंगे नहीं अफसर सब बेईमान, हमें इन पर भरोसा नहीं है, जिसका नाम आप चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं उस पर भी भरोसा नहीं, कल वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट मान लो काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इतना विश्वास ब्यूरोक्रेसी में रख करके आप कैसे काम करेंगे? कल आप ये कहते हैं मेरा फाइनेंस का मैनेजर भी गड़बड़ है, हमारा अकाउंट्स का आदमी भी खराब है, वो भी खराब है, तो आप चैनल चला सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य में ये अविश्वास पैदा करना, ब्यूरोक्रेसी को डिमोलाइज करना, मैं मानता हूं बिहार के जो लोग अफसर आए हो सकता है बहुत ईमानदार हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में भी हर राज्यों में बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार अफसर है, लेकिन बिहार में तो भ्रष्टाचार दूर करना, वहां चुनाव की चुनौतियां हैं, वहां पुलिस के अच्छे अधिकारी हों, वहां कल ही एक बड़ी क्राइम की घटना हुई, उस क्राइम को रोकने के लिए वहां भी लोग चाहिए।
या फिर अधिकारियों के स्टाफ की कमी हो दिल्ली में? तो मेरा हो सकता है दिल्ली में मान लो कमी है, तो मैं और डिपार्टमेंट में, वो तो इनकम टैक्स में रहे हैं, वो तो एक एक को पर्सनल जानते होंगे, वो इनकम टैक्स से 5 आदमी ले आए जो बहुत ईमानदार हो। भारत में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ईमानदार लोग ज्यादा हैं, बेईमान लोग कम हैं। हम और आप हो सकता है कि आप कहते हैं पत्रकार बेईमान हो गए, मान लीजिए, भी गाली दे लीजिए, लेकिन अफसरों में ऐसे लोग आप हम भी जानते हैं, और शायद केजरीवाल साहब मानेंगे कि वो ईमानदार अफसरों की कमी नहीं। आज नजीब जंग भी इसलिए उपराज्यपाल बन पाए कि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। कांग्रेस राज में चाहे उनके समय अपॉइंट हुए, इस समय में उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप आज तक नहीं लगे। और शायद यही वजह है कि बार बार सरकार पर उंगली उठ रही है कि जिस तरीके के फैसले हैं कि बाहर से अधिकारियों को लाना, इससे कहीं ना कहीं मोराल डाउन होगा। जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको भी आगे शायद बहुत असुरक्षा की भावना उनके अंदर आएगी। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मौद्रिक नीति का ऐलान, लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती, सस्ते लोन से ईएमआई में मिलेगी राहत। देखिए पहली खबर, रेपो रेट में कटौती, आज रात 8 बजे। मैगी नूडल्स को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक जिला अदालत ने नेस्ले के 2 अधिकारियों और मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच दिल्ली में मैगी के नमूनों की आज आई रिपोर्ट में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा पाई गई है, तो केरल सरकार ने मैगी को बाजार से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार जांच नतीजों के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई करेगी। मैगी नूडल्स से सेहत को नुकसान की शिकायत के बाद मुजफ्फरपुर की जिला अदालत ने भी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने नेस्ले इंडिया के 2 अधिकारियों के साथ साथ मैगी के विज्ञापन में नजर आ चुके 3 फिल्मी सितारों अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने जरूरत पड़ने पर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मैगी की जांच नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब तक हमारे पास में जो निश्चित जो रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री का है FSSAI, तो ये जो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो अथॉरिटी है, तो उसका जो रिपोर्ट है हेल्थ वो आना है। वो आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापनों के मामले में ब्रांड का प्रमोशन करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मैगी का विज्ञापन कर चुके अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कि वो विज्ञापन से पहले उत्पाद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि इस मामले में अब बहस तेज हो गई है। कोई भी स्टार हो या सेलिब्रिटी हो, वो किसी भी चीज का अगर वो विज्ञापन देता है तो वो उस बात की जांच थोड़ी करता है कि वो उसके अंदर क्या, उसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी नूडल्स में घातक रसायनों के होने का पता चला था। इसके तहत मैगी में घातक MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा पाए गए। इसके बाद खाद्य सुरक्षा मानक संस्था FSSAI ने पिछले हफ्ते पूरे देश में मैगी के नमूनों की जांच के आदेश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिस अंक की कटौती की है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का लाभ व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ऋण लेने वालों तक पहुंचाने को कहा है। रिजर्व बैंक ने जनवरी से अब तक 3 बार रेपो रेट में कटौती की है। RBI के निर्देशों का असर भी दिखना शुरू हो गया है। SBI और इलाहाबाद बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर में कटौती की है। SBI ने बेस रेट में 0.15%, जबकि इलाहाबाद बैंक ने 0.3% की कमी की है। ये 8 जून से प्रभावी होंगी। होम, ऑटो और कॉर्पोरेट लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर है। EMI घटने की आस लगाए लोगों को जल्द राहत मिल सकती है।
आरबीआई ने अल्पकालिक ब्याज दर रेपो रेट को 7.5% से घटाकर 7.25% कर दिया है। सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल सीआरआर 4% है। रिवर्स रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। बैंक रेट को भी 8.5 से कम कर 8.25% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति समीक्षा जारी करते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि बैंकों को सिलसिलेवार ब्याज दर कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहिए। रघुराम राजन चाहते हैं कि बैंक ग्राहकों तक राहत पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। With low domestic capacity utilization, still mixed indicators of recovery, and subdued investment and credit growth, there is therefore a case for a cut in the policy rate today. Banks should pass through the sequence of rate cuts into lending rates. आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा पर बाजार से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद बैंकों, रियल्टी, ऑटो और कैपिटल गुड्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। जो एक स्टेटमेंट आई है कि आरबीआई गवर्नर की कि अगस्त तक ये जो बेस इफेक्ट था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाई ऑलमोस्ट इज गोइंग टू बी 6% से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वो 6% से ज़्यादा होता है तो हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि उसके बाद फर्दर रेट कट होगा। उद्योग जगत रेपो रेट में और कटौती की उम्मीद कर रहा था। हालांकि इस कटौती से कर्ज सस्ता होने पर उद्योग और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 0.5% उम्मीद कर रहे थे, क्वार्टर हो गया, ठीक है। ग्रेजुअल कैलिब्रेटेड होना बहुत अच्छी बात है। राजन साहब अभी तक जहां से निकाल के लाए हैं, जिस मैस में से निकाल के लाए हैं हमें, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में कुछ तो अच्छी ही हुई है। होम लोन अगर कम होता है तो निश्चित तौर पे लोगों का बजट कम, घर का बजट कम होगा। आरबीआई ने जनवरी 2016 तक महंगाई के 6% तक पहुंचने की आशंका जताई है। रघुराम राजन ने मॉनसूनी बारिश कम होने की संभावना के बीच बेहतर खाद्य नीति पर काम करने की जरूरत बताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई कम तो हो रही है, लेकिन कमजोर मॉनसून, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज उतार चढ़ाव इसमें बाधा बन सकते हैं। महंगाई रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने खाद्य प्रबंधन पर भी जोर दिया है। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। आरबीआई के मौद्रिक नीति और मानसून से कम बारिश होने के अनुमान का असर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा। ज्यादा कटौती की उम्मीद लगाए बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 660 अंकों से ज्यादा की गिरावट हुई। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 27,188 पर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 197 अंक गिरकर 8,236 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। आरबीआई ने भले ही रेपो रेट में कटौती की हो, लेकिन विकास दर के अनुमान में कमी और महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका से बाजार में निराशा दिखी। वहीं सरकार के मॉनसून के जो अनुमान आए उसके घटने के चलते बाजार की हालत और पतली हुई और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी में 2.25% से ज्यादा की गिरावट दिखी। ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स और फार्मा शेयरों में तेज बिकवाली भी हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्लास्टिक करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत बताई। दिल्ली में आज मेक इन इंडिया से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी है। वहीं उद्योगों को वैश्विक बाजार के लिहाज से बेहतर और सस्ते उत्पाद बनाने होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में प्लास्टिक करेंसी और पेमेंट गेटवे काफी इस्तेमाल हो रहा है। भारत में भी अब प्लास्टिक करेंसी की जरूरत है। इससे कागज के नोट पर निर्भरता कम होगी। With the developed world having moved substantially to plastic currency and payment gateways, I think there is a need for India, and our determination is there to gradually take steps to move in that direction. वित्त मंत्री ने कहा कि होशंगाबाद और मैसूर में नई इकाई शुरू होने से घरेलू कागज और स्याही से करेंसी नोट छापने में मदद मिलेगी। That it's about time that we started at least printing our own currency with our own ink and our own paper. It's not merely symbolism. I think it's also represents a thought process where there's a desire to bring back Indian manufacturing at a particular level.
देश में करेंसी पेपर का उत्पादन बढ़ने से इसका निर्यात भी कम हो सकेगा। आरबीआई भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट्स बैंक को जल्द लाइसेंस दे सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात मॉनसून की। मौसम विभाग ने इस बार कम बारिश की आशंका जताई है। मॉनसून पर अल नीनो के असर के चलते 88% ही बारिश की उम्मीद है। कमजोर मॉनसून की भविष्यवाणी ने आर्थिक और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पूरा देश केरल तट पर मानसून की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच मंगलवार को मौसम विभाग ने पूरे देश में कमजोर मानसून की आशंका जाहिर की। ताजा अनुमानों के मुताबिक इस साल करीब 88% बारिश ही होगी। इस साल मार्च में मौसम विभाग ने करीब 93% बारिश का अनुमान जताया था। आज जब हमारी लेटेस्ट जो कैलकुलेशन जिसके आधार पर 2 जून को हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तब हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% प्लस माइनस 4% होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून तक मानसून केरल तट पर पहुंच सकता है। 30 मई में अगर 4 दिन आप जोड़ देते हैं तो 3 से 4 जून आ जाता है। और हमने जो हमारा विश्लेषण है वो मानसून में अब पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया है और 5 जून के आसपास मानसून आ जाएगा। और ये कोई देर नहीं है, ये नॉर्मल टाइम है मानसून के आने का। जाहिर है कमजोर मानसून का असर खेती बाड़ी पर भी पड़ेगा। पिछले साल बेमौसम बारिश और ओला गिरने से बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई थीं। ऐसे में इस बार औसत से कम बारिश के अनुमान ने आर्थिक मोर्चे पर और कृषि क्षेत्र के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में लापता बच्चों की तलाश अब सोशल मीडिया के जरिए भी हो सकेगी और इसके लिए आज सरकार ने खोया पाया नाम से एक वेबसाइट शुरू की, जिसके जरिए लापता बच्चों की जानकारी को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए हासिल किया जा सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना देश भर में करीब 11 बच्चे लापता हो जाते हैं। इस वेबसाइट के जरिए अब लापता बच्चों को आसानी से खोजा जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर खोए हुए बच्चे और उसकी फोटो डाल सकता है। इसके अलावा परिवार से बिछड़े बच्चों की जानकारी यहाँ पोस्ट की जा सकती है। इससे पहले सिर्फ पुलिस को ही वेबसाइट पर ब्यौरा अपलोड करने का अधिकार था, लेकिन अब आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। महिला बाल विकास मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ये वेबसाइट तैयार की है। अगर किसी के घर से बच्चा गायब हो जाए, they can put the details and the picture and the particulars of the child onto खोया पाया, and then if you see the child anywhere, हम तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से करें कि हम उनके लिए रास्ता निकाल सकें। और आज इस पोर्टल का जो हमने उद्घाटन किया है, ये उस बड़े चिंतन को एक मूर्त रूप देता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन करीब 11 बच्चे लापता होते हैं, लेकिन लापता हुए या किसी लावारिस बच्चे के बारे में जानकारी देने के इस साझा प्लेटफॉर्म के आने से बच्चों की तलाश में सहूलियत होगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव का विरोध किया है। भारत ने इसे अपना अभिन्न हिस्सा और पाकिस्तान की ओर से अवैध कब्जे को सही ठहराने की एक साजिश बताया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मामले में भारत ने पहली बार इस तरह का सख्त रुख दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में 8 जून को होने वाले चुनाव को महज दिखावा बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू एवं कश्मीर का संपूर्ण राज्य, जिसमें गिलगिट एवं बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान सशक्तिकरण एवं स्वशासन व्यवस्था के तहत गिलगिट एवं बाल्टिस्तान में 8 जून को चुनाव इन क्षेत्रों में अपने निरंतर जबरन एवं अवैध कब्जे को छलपूर्वक छिपाने के लिए पाकिस्तान का प्रयास है। जानकारों का भी मानना है कि भारत का ये रुख पाकिस्तान और चीन का सही जवाब है। तो ये एक लिहाज से मुद्दा इस बार जिस तरह से भारत सरकार रख रही है, वे कल इस मुद्दे की जो सेलियंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको इस बार रिकग्नाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान को ये जताया जा रहा है कि हमारा जो क्लेम है वो सारे एरिया के ऊपर है। गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार राज्यपाल के रूप में एक मंत्री की नियुक्ति करती है।
लेकिन यहाँ के लोग नागरिक अधिकारों से वंचित हैं और इलाका काफी पिछड़ा है। विदेश मंत्रालय का ताजा बयान चीन के लिए भी एक चेतावनी की तरह है कि वो भारत की इजाजत के बिना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकता। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।